रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 12। भले ही प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही क्रूशियल होती है, मगर हम सिर्फ उसी पर फोकस नहीं रह सकते हैं। हमें हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ हमारे ब्रांड को रिकॉग्निशन भी दिलवाना होगा। हम इस मामले में कंजूसी नहीं कर सकते। रावत ग्रुप का मॉल कुछ महीनों में खुलना वाला है और मैं सजेशन दूंगी कि हमें उससे पहले एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर ढूंढना होगा और हमारा स्पोक पर्सन ऐसा इंसान होना चाहिए जो कर्टली सबसे ज़्यादा पॉपुलर और देश का फेवरेट हो, चाहे कीमत कुछ भी क्यों ना हो। इस पॉइंट पर कशिश के असिस्टेंट ने कहा, मगर इस वक्त सबसे पॉपुलर और फेवरेट इंसान देश का तो एक लड़का है। ये सुनकर कशिश कंधे उचकाते हुए बोली, बिजनेस के नज़रिया से मुझे लगता है कि मेल स्टार हमारे ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें पता है मेल स्टार के बहुत सारी फीमेल फैन होती हैं और हमारा प्रोडक्ट तो लड़कियों के लिए ही टारगेटेड है। इतना कहकर कशिश कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर उसने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुम किस मेल स्टार के बारे में बात कर रही थी? वो मेल स्टार जिन्होंने अभी अभी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। वो मैंने सुना है कि वो वापस देश लौट रहे हैं कुछ दिनों में। ये सुनकर कशिश ने रिस्पांस में हाँ में सर हिलाया तो कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रितिका बोली, ऑल राइट, हम वैभव के साथ ही आगे बढ़ेंगे। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से पता करो कि वैभव एग्जैक्टली देश कब लौट रहा है। मगर मैम, वैभव एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर से उसकी एंडोर्समेंट फीस। चिंता मत करो, अभी के लिए उसकी। ऑल राइट। रितिका बहुत ही बिजी थी। मीटिंग के बाद उसने लंच भी कैंसिल कर दिया जो उसने प्लान किया था। उसकी सेक्रेटरी ने कहा कि उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस की मीटिंग है और वो शाम तक वापस नहीं लौटी। शाम को काम खत्म होने के बाद निशांत आया कशिश को काम से पिक करने के लिए। गाड़ी में बैठते ही कशिश थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई रणविजय को वहां ना देखकर। निशांत, जिसने रेयर व्यू मिरर में उसके एक्सप्रेशन देख लिए थे, वो मुस्कुरा कर बोला, मिस कशिश, बॉस ने अभी अभी अपना नया रोल संभाला है और उनके पास बहुत कम है हैंडल करने के लिए। वो खुद आना चाहते थे आपको पिक करने के लिए, मगर वो बहुत बिजी हैं। कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं समझती हूँ, वो हमेशा से जानती थी कि वो बिजी हैं। निशांत ने अपनी नाक छूते हुए कहा, शायद उन्हें लेट नाइट का काम करना होगा। वो अक्सर खाना खाना भूल जाते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं। तो कशिश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो निशांत ने पूछा, मिस कशिश, क्या आप पिनवुड मैनर वापस लौटेंगे या फिर अपने नए अपार्टमेंट में? कशिश ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, नया अपार्टमेंट तैयार हो गया है? हाँ, सब कुछ सेट कर दिया गया है, आप अपने कपड़े लेकर तुरंत उसमें शिफ्ट हो सकती हैं। तो फिर आज रात के लिए वही चलते हैं। वो मालाबार हिल्स था, मुंबई शहर में जो एक बहुत ही जानी मानी जगह थी। कोई भी यहाँ पर जो एक अच्छा घर अफोर्ड कर सकता है तो वो कोई यही मामूली इंसान नहीं होगा। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई भी आसानी से एंटर कर पाए। उस जगह को देखकर कोशिश को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके सर में दर्द शुरू हो गया हो। उसने पहले इस जगह के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि रणविजय उसके लिए कोई नॉर्मल अपार्टमेंट ढूंढेगा? मालाबार हिल्स में मुंबई शहर के सबसे एक्सपेंसिव एरिया आते थे और रावत ग्रुप का मालिक नेचुरली मुंबई शहर की सबसे बेस्ट लोकेशन ही ढूंढेगा। और फिर सर उठाकर देखने पर कशिश ने बड़ी सी स्टाइलिश बिल्डिंग देखी रावत ग्रुप की, जो ठीक उसके सामने थी। निशांत गाड़ी से बाहर आया और कशिश के मूवमेंट देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अपार्टमेंट से बोस की कंपनी सिर्फ 10 मिनट की वॉक की दूरी पर है। यह आदमी, कशिश का अपार्टमेंट 16 फ्लोर पर था। पासवर्ड डालने के बाद और इंटर करने के बाद कशिश को एक अंदर बहुत ही बड़ा डुप्लेक्स दिखाई दिया और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था वहां पर वो थी बड़ी सी फ्लोर सीलिंग विंडो जो ईस्ट की तरफ फेसिंग थी। वहां 16 फ्लोर पर खड़े होने पर वो बिल्कुल चिड़िया की नज़रों से पूरे मुंबई शहर को और वहां से खूबसूरत नज़ारे को देख सकती थी। और सबसे ज्यादा कशिश का ध्यान जिस चीज ने खींचा वो था ब्लैक कलर का पियानो जो खिड़की के साइड में थोड़ी दूरी पर रखा हुआ था, और वाइट कपड़ा जिसने उसे कवर किया था वो हवा की वजह से हिल रहा था। कशिश अपने आप को रोक नहीं पाई और वहां गई। उसकी फिंगर कांप रही थी जब वो पियानो पर रख रही थी। उसकी पतली उंगलियां ब्लैक पियानो पर पड़ते ही अपने आप एक स्मूथ और कॉल टच को फील कर सकती थी जो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा कर रहा था। लीड को ओपन करते हुए उस ब्लैक और वाइट पियानो की गई किच दिखाई दिए। उसकी फिंगर धीरे धीरे पियानो पर चलने लगी और एक खूबसूरत नोट निकला। वो नोट वहां घर के शांत माहौल में गूंजने लगा, जो कशिश के दिल की फीलिंग्स को भी बता रहा था। कशिश ने अपने लिप्स बाइट किए, नीचे झुकी और बैठ गई और अपने दोनों हाथ किच पर रख दिए और अपनी यादों से वो पीस बजाने लगी जो उसने रणविजय की गाड़ी में सुना था।
विस्पर ऑफ ऑटम, बसंत की प्यारी धुन। जब वो नोट्स धुन के तौर पर पियानो किट से बाहर निकली तो कशिश की आंखों में अपने आप हल्के आंसू आ गए थे। ये फीलिंग, बहुत लंबा वक्त हो गया जब उसने से यह फील किया था। उसके लिए म्यूजिक सबसे प्योर और प्यारी चीज थी, मगर पास्ट में उसने इस चीज को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया। कशिश खिड़की के बाहर ढलती हुई शाम को देख रही थी। शहर में चारों तरफ धीरे धीरे लाइट फ्लिकर होने लगी थी। भले ही शहर में अभी भी हमेशा की तरह भीड़ थी, मगर उस शांत पियानो म्यूजिक ने किसी तरह उसके दिल को शांत करना शुरू कर दिया था। कशिश ने वो पूरा पीस बिना एक भी बीट या फिर नोट मिस किए हुए पूरा किया। बिना म्यूजिक सेट के भी वो पूरा म्यूजिक याद रखे हुए थी। इतने सालों की जो उसकी मेमोरी ट्रेनिंग थी फ्रांस में, उसकी वजह से बस एक म्यूजिक का पीस याद रखना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। म्यूजिक खत्म होने के बाद कशिश ने एक गहरी सांस छोड़ी और एक और बार पियानो को सहलाकर उसे बंद किया और खड़ी होकर ऊपर की तरफ जाने लगी, क्योंकि वह अपार्टमेंट 2 फ्लोर्स में था। आधे घंटे बाद कशिश नीचे आई और किचन में गई, जहां कई सारे फ्रूट और वेजिटेबल बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रिज में सजाए हुए थे। उसने वहां पर एक एप्रन ढूंढा और किचन में बिजी हो गई। आधे घंटे बाद कशिश किचन से अपने हाथ में एक टिफिन लिए हुए बाहर आई। वहीं दूसरी तरफ रावत ग्रुप के सीईओ ऑफिस में, ऑफिस काफी एलिगेंटली डेकोरेटेड था और ब्राइटली लाइट था, मगर पूरी तरह से शांत। रणविजय ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ डॉक्यूमेंट्स पलट कर देख रहा था। उसने एक एक्सपेंसिव हैंडमेड सूट पहना हुआ था जो परफेक्टली उसकी टोल और परफेक्ट फिगर को दिखा रहा था। उसके फीचर्स बिल्कुल परफेक्ट थे और उसकी आंखें कोल्ड और एक्सप्रेशन लेस। उसे 1 हफ्ते से भी कम वक्त हुआ था सीईओ की पोजीशन संभाले हुए, लेकिन कंपनी में सबको उसके मेथड और टेम्पर का अंदाजा हो गया था। जब वह गुस्सा नहीं होता है तो वह एक्चुअली सबसे अच्छा होता है और शांत इंसान होता है। लेकिन अगर किसी ने उसे गुस्सा दिला दिया तो वो पलक झपकते ही शैतान बन जाता है। उसकी शांत नज़रों का सिर्फ एक लुक ही किसी की रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचाने के लिए काफ़ी था। सबको पता था कि जब रणविजय काम कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए जब ऑफिस का दरवाज़ा नोक हुआ तो रणविजय, जिसके हाथ डॉक्यूमेंट फ्लिप कर रहे थे, वह रुक गए और उसकी स्मूथ भौहें आपस में सिकुड़ गई। कशिश ने उसकी जवाब का इंतजार नहीं किया और वो तुरंत अंदर आ गई। रणविजय की नज़रें कोल्ड और खतरनाक थी, बिल्कुल वैसी जब वो मेडिसिन लेकर मैनर में उसके रूम में आई थी। भले ही कशिश ने ये पहले भी देखा था, मगर फिर भी वो उसकी नज़रों को देखकर हैरान हो गई। रणविजय की डीप ब्लैक आंखों में जो लुक था वो काफ़ी डरने वाला था। कुछ देर की हैरानी के बाद एक जेंटल मुस्कुराहट रणविजय के चेहरे पर आ गई। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? कशिश ने उसके टेबल पर रखे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए पूछा। हाँ, रणविजय ने इनकार नहीं किया और उसकी डिप आवाज में बोला। जब ऑफिस का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया उसके बाद भी कशिश वही बिना हिले डुले खड़ी थी। रणविजय ने हल्की मुस्कुराहट दी और उसकी तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? कशिश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे असिस्टेंट ने बातों ही बातों में मेंशन किया कि तुम आज लेट नाइट का काम करने वाले हो और शायद तुम्हारे पास डिनर का वक्त नहीं होगा, और मेरा अपार्टमेंट तुम्हारी कंपनी से बस 10 मिनट की दूरी पर है। ये सुनकर रणविजय की नज़रें अपने आप उसके हाथ में पकड़े हुए लंच बॉक्स पर चली गई और उसकी आंखें चमकने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद कशिश ने लंच बॉक्स ऑफिस लाने का डिसाइड किया था और उसने वो कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहा, याद से टाइम पर खा लेना, अब मुझे जाना चाहिए। कशिश ने एक हल्की मुस्कुराहट दी और फिर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ी, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलने वाली थी एक बड़े से हाथ ने उसके सर के ऊपर से आते हुए दरवाजा फिर से बंद कर दिया। एक जानी पहचानी इंडिफरेंट खुशबू कशिश को घेर कर खड़ी हो गई और वो लंबा इंसान उसके पीछे खड़ा था। तुम अभी अभी यहाँ आए हो और ऑलरेडी जा रही हो? कशिश ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी यहाँ रहकर? हाँ, तुम कर रही हो। रणविजय की डिप आवाज कशिश को सुनाई दे रही थी, जो काफी अनोइड लगा रही थी। तो इसका मतलब वो मीठी मीठी बातें बस खाली बातें ही थी। कशिश ने ये सोचकर दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर रणविजय का हाथ अभी भी उसके सर के ऊपर था और दरवाजा बंद किया हुए था। अचानक से कशिश को अपने पेट पर एक हाथ महसूस हुआ और रणविजय ने उसे पीछे से टाइटली गले लगा लिया। उसकी डिप आवाज कशिश को अपने कानों पर उसकी सांसों के साथ सुनाई दी, लेकिन तुम मुझे परेशान करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर कशिश ने अपना सर घुमाया उसे फेस करने के लिए। रणविजय मुस्कुरा रहा था और उसकी नज़रें कशिश के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी।
कशिश ने उसकी तरफ सर उठाकर देखा तो नोटिस किया कि कैसे उसकी आंखें ब्लैक और वाइट थी, लेकिन उनमें कुछ हल्की रेड लाइंस थी जो उसकी पुतलियां को घेरे हुए थी, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो ठीक से ना सोया है, ना आराम किया है। जिसे देखकर कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और उसके लुक सॉफ्ट हो गए और वो बोली, तुम सही कह रहे हो, अब जब मैंने तुम्हें ऑलरेडी परेशान कर ही दिया है तो चलो पहले कुछ खा लो। क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? रणविजय ने उसके एक्सप्रेशन में आते हुए बदलाव को देखा था। वही उसका सवाल सुनकर कशिश ने ना में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। उसका जवाब सुनकर रणविजय सॉफ्टली हंसते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो। ऑलराइट, पहले चलो डिनर करो। कशिश ने उसे पुश किया और काउच पर ले जाकर बैठाया। वो उसके बगल में बैठी और उसे कहते हुए देखने लगी, हैंडसम लोग खाना खाते वक्त भी कितने हैंडसम लगते हैं। टाइम शांति से बीतने लगा और थोड़ा सा खाने के बाद रणविजय ने अपना फोक नीचे रखा और अपने ग्लास से पानी पिया। कशिश ने प्लेट की तरफ देखा जिसमें से सिर्फ आधा ही खाना टच किया गया था और वह सीधा बैठते हुए बोली, क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? काफी टेस्टी था, तो तुमने इतना कम क्यों खाया? रणविजय ने एक और पानी का सिप लेते हुए सॉफ्टली हंसते हुए कहा, मेरा पेट भर गया। कशिश ने उसकी तरफ देखते हुए फिर पूछा, तुम इतना कम खाना खाते हो? मैं कम खाता हूँ? तुम डाइट पर हो? तुम इतने कम खाने पर सरवाइव कैसे कर पाओगे? तुम्हें एनर्जी और ताकत कहाँ से मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत होगी? रणविजय ने अपना पानी का ग्लास नीचे रखा और अपना हाथ आगे बढ़कर कशिश का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने बहुत ही नजदीक खींच लिया। कशिश हैरान हो गई, मगर रणविजय ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था और उसे उतने ही नजदीक रखे हुए प्यार से अपना फोरहेड उसके फोरहेड से लगाते हुए बोला, तुम पता क्यों नहीं कर लेती कि मेरी एनर्जी और ताकत तुम्हारे लिए काफ़ी है या नहीं? ये सुनते ही कशिश का चेहरा तुरंत पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने खुद को सीधा करते हुए जेटली उसे दूर करते हुए कहा, मजाक बंद करो। तुम सीरियसली कुछ और नहीं खाना चाहते? क्या मैं कुछ और खा सकता हूँ? रणविजय ने कहा और आगे झुकते हुए उसकी चिन पर सॉफ्टली हल्का सा किस किया। कशिश ये सुनते ही जम गई और अपना सर घुमाते हुए उसे दूर करते हुए बोली, मजाक बंद करो। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो रहने दो। क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? तुम जाकर अपना काम करो। रणविजय ने गहरी सांस छोड़ी और कॉफी टेबल पर रखे बचे हुए खाने को देखा और फिर से उठाते हुए खाने लगा। भले ही खाना ठंडा हो गया था मगर वो नॉर्मली खा रहा था। कशिश उसको देखने के लिए मुड़ी तो उसे खाते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी खाना ठंडा हो गया है। रणविजय साइड नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर उसकी कमर को पकड़कर अपने नजदीक करते हुए एक और बाइट ली। रणविजय, कशिश ने अपने लिप्स बाइट कर लिए और अब उसे थोड़ा गिल्टी फील होने लगा था। वो तो बस उसे थोड़ा सा और खाना खिलाना चाहती थी क्योंकि उसने बहुत ही कम खाना खाया था, लेकिन अब उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कशिश को अब थोड़ा गिल्टी फील होने लगा था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खाने से रोकते हुए बोली, और मत खाओ। रणविजय ने साइलेंटली उसकी तरफ देखा और एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी नजरों की वजह से कशिश और भी ज्यादा गिल्टी फील करने लगी। कशिश ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और आगे बढ़ाकर उसे एक छोटा सा किस देते हुए बोली, और मत खाओ, खाना ठंडा हो गया है। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे काम करना शुरू करना होगा। कशिश की किस की वजह से रणविजय फाइनली कुछ बोला। हाँ, बिल्कुल, तुम्हें ओवरटाइम करना था ना? ये सुनकर रणविजय ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ते हुए कहा, अगर मैं काम करना शुरू कर दूंगा तो तुम चली जाओगी। कशिश कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर उसने कहा, हाँ, तुम्हें काम करना है तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इस ठंडे खान के कुछ और बाइट्स ले लूं। ये सुनकर कशिश कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई। फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, रणविजय, तुम कुछ ज्यादा ही इजीली एक लड़की से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कशिश फिर हिचकिचाई, फिर उसने कहा, और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहती। ये सुनकर रणविजय हंसने लगा और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं वर्क और पर्सनल लाइफ सेपरेट कर सकता हूँ। कशिश जेंटली मुस्कुराई और उसने कहा, ये तो अच्छी बात है। ऑल राइट, तुम काम करना शुरू करो, ज्यादा देर तक जगे नहीं रहना है। मगर रणविजय ने उसे छोड़ा नहीं और कहा, मेरे साथ ही रहो, मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम अगर चाहो तो थोड़ी देर के लिए काउच पर आराम कर लो, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। रणविजय ने यह बात ऐसे कही कि कशिश उसे मना ही नहीं कर पाई।
वो उसकी आंखों में उम्मीद देख सकती थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और सोफे पर इंतजार करने के लिए मान गई। उसके हाँ करते ही रणविजय काफी खुश हो गया और उसने अपना गाल कशिश के गाल से सहलाया और फिर अपने डेस्क पर चला गया काम करने के लिए। रूम में पूरी तरह से शांति फैली हुई थी। कशिश अपने दोनों पर उठाकर सोफे पर बैठ गई और अपना सर हल्का सा टिल्ट करके काम करते हुए उस आदमी को देखने लगी। उसके डीप परफेक्ट फीचर्स एक परफेक्ट लाइट के सिलेक्टिव में थे। उसकी शर्ट बिल्कुल आयरन क्लीन, उसकी लॉन्ग और पतली उंगलियों में एक ब्लैक चमकता हुआ पेन था और उसका सर हल्का सा नीचे था। उसकी आंखें उसके हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रही थी और पेन उनके ऊपर चले जा रहा था। वो इस वक्त बिल्कुल सीरियस, शांत और समझदार नजर आ रहा था। उस चुप्पी में वो एक इनक्रेडिबल चार्म एग्जीक्यूट कर रहा था। कशिश उसे चुपचाप देखे जा रही थी, मगर एटलस वह भी पूरे दिन के काम से थकी हुई थी, इसलिए सोफे पर अपना सर रखे हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। रूम में पूरी तरह से शांति थी। वहां पर पेन, पेपर और दो धीमी सांसों के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रणविजय बार बार कशिश की तरफ देख रहा था और जब उसने उसकी सांसों को भारी होते हुए सुना तो वह खड़ा हुआ क्लोजेट से एक ब्लैंकेट लेकर आया और उसे कवर कर दिया। कशिश को हल्की नींद आ गई थी, मगर उसकी आंख तब खुली जब रणविजय जी ने काम खत्म करने के बाद जाने के लिए उसे काउच से अपनी बाहों में उठाया। पहले पहले वो अलर्ट होकर उठी, लेकिन जब उसने रणविजय का चेहरा देखा तो वो फिर से रिलैक्स हो गई और उसने पूछा, काम हो गया तुम्हारा? रणविजय ने इंडिफरेंटली जवाब दिया और कशिश के सोते हुए चेहरे को देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन जो अलर्टनेस से रिलैक्सेशन में बदले थे, उसे देखकर उसकी वजह से उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने आगे की तरफ झुकता हुए उसके लिप्स पर हल्का सा किस करते हुए कहा, तुम सो जाओ। कशिश ने सॉफ्टली कहा और अपने हाथ उठाते हुए रणविजय के गले को गले लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। कशिश की वार्म सांसें बिल्कुल एक पंख की तरह रणविजय की स्किन पर महसूस हो रही थी। उसकी डेलिकेट सेंट और सॉफ्ट पोस्चर रणविजय को काफी खुश फील करवा रहे थे। निशांत गाड़ी में नीचे इंतजार कर रहा था और उसके बॉस को बिल्डिंग से एक लड़की को गोद में लेकर आते हुए देखकर वह थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिस कशिश सचमुच उसके बॉस से मिलने के लिए कंपनी आ जाएंगी, और ना ही उसने उम्मीद की थी कि बस इस तरह मिस कशिश को गोद में उठाकर ओपनली कंपनी से बाहर आएंगे। मगर निशांत ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और केयरफुली उनके अंदर बैठने का इंतजार किया। बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के भी उनके बैठने के बाद निशांत तुरंत गाड़ी लेकर कशिश की बिल्डिंग की तरफ निकल गया। रणविजय कशिश को 16 फ्लोर पर लेकर आया, उसके दरवाजे पर पासपोर्ट डाला और डायरेक्ट बेडरूम की तरफ लेकर गया। सब कुछ बहुत ही स्मूथली हुआ था। बेड पर जैसे ही कशिश को रणविजय ने लेटाया, कशिश की नींद खुली गई और उसे रियलाइज हुआ कि रणविजय अब उसके आसपास नहीं है। रणविजय बेड के एज पर बैठा हुए था और अपनी आंखों में प्यार लिए उसकी तरफ देखे जा रहा था। कशिश भी लेटी हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद फाइनली उसने पूछा, तुम अंदर कैसे आए? रणविजय ने मुस्कुरा कर कहा, पासवर्ड। कशिश ने पलकें झपकाई और इलेक्ट्रॉनिक लॉक की कन्वीनियंस को काफी पसंद करने लगी, जो अब एक्स्ट्रा चाबी की जरूरत ही नहीं है। तुम यही नहीं रहने वाले हो, है ना? तुम चाहती हो कि मैं यही रहूं? कशिश ने ये सुनकर तुरंत ना में सर हिलाया। वो उनके एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को बस कुछ ही दिनों से जानते थे। और वही उसका जवाब सुनकर रणविजय बिल्कुल गुस्सा नहीं नजर आया, जैसे यह उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही था। अब जब तुम उठ गई हो तो जाओ, जाकर शावर ले लो, उसके बाद वापस सो जाना, मैं जा रहा हूँ। कशिश ने उसकी थकी हुई आंखों को देखा और उसे थोड़ी तकलीफ हुई। वो कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, उसके बाद उसने कहा, काफी देर हो गई है, तुम क्यों नहीं? कोई बात नहीं। अचानक से रणविजय ने उसे बीच में ही रोक दिया, जिससे कशिश थोड़ा हैरान हो गई। तुम मेरी चिंता मत करो। भले ही मैं सच में यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका अंदाजा मुझे भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक घर में नहीं रहना चाहिए। कशिश उसकी तरफ उसे इतना कंसिडरेट होते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुराई। रणविजय उसकी तरफ झुका, उसके फोरहेड पर किस किया, फिर उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज लो और मैग्नेटिक थी। गुड नाइट। कशिश भी अपनी सॉफ्ट आवाज में बोली, गुड नाइट। रणविजय मुस्कुराया, उसके बालों को सहलाया और फिर उठकर बेड से वहां से जाने लगा। उसका टोल फिगर तुरंत ही और भी बड़ा हो गया, मगर जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, कशिश ने उसका हाथ पकड़ लिया।
रणविजय ने उसकी तरफ देखा, मुड़कर उसकी आंखों में अफेक्शन साफ नजर आ रहा था। मुझे वह पियानो बहुत पसंद आया, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए बजाऊंगी। ओके, कशिश ने हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ा और उसे जाते हुए देखते रही। जब कशिश ने बेडरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी तो वो कुछ सेकंड के लिए पोज हुई और थोड़ा देर सोचने के बाद बाथरूम में जाकर शावर लेने का डिसाइड किया। बेडरूम का क्लोजेट खोलने पर जैसा कि उसे उम्मीद थी, उसे अपने सोने के कपड़े वहां पर दिखाई दिए। रणविजय हमेशा ही हर एक चीज़ डिटेल में अरेंज करता है। अगली सुबह कशिश अपनी नाइट ड्रेस में ही थी और फ्रेश होने ही जा रही थी। जब डोर बेल बजी वो तुरंत नीचे की तरफ गई दरवाजा खोलने के लिए, और दरवाजा खोलते ही उसे रणविजय अपने टोल फिगर के साथ खड़ा दिखाई दिया। उसने एक डार्क ब्लू कलर का महंगा शर्ट, डार्क सूट जो उसके हाथ पर था, और जब उसने उसे देखा तो उसको एक हैंडसम चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई। गुड मॉर्निंग, रणविजय ने उसे एक स्माइल के साथ ग्रीट किया, मगर कशिश थोड़ा हैरान थी और उसने पूछा, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? उसने ये घड़ी की तरफ देखा, अभी तो सिर्फ सुबह के 7 बजे थे। अगर उसे पिनवुड मैनर से आना था तो इसका मतलब उसे सुबह 5 बजे उठाना होगा, लेकिन वो कल रात काम करके घर भी तो काफी लेट गया था। इट्स ओके, रणविजय ने कैजुअली कहा और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई टाई को उसे दिखाया। कशिश समझ गई और साइड में हटते हुए उसे अंदर आने दिया, और फिर उसकी टाई लेकर अपनी उंगलियां के बल खड़े होते हुए उसकी टाई को बांधने लगी, और बांधते हुए उसने पूछा, क्या तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ सिर्फ मुझसे टाई बंधवाने आए हो? हाँ, तो पहले कौन तुम्हारा लिए टाई बांधता था? रणविजय की नजरें कशिश के चेहरे पर टिकी हुई थी। सुबह की रोशनी जेटली उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके कुछ बाल जो फोरहेड पर बिखरे हुए थे वह भी हाईलाइट हो रहे थे। उसकी नेचुरल और कैजुअल ब्यूटी उसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। मैं खुद ही करता था, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है, रणविजय ने कहा उसकी तरफ वह देखते हुए। ये सुनकर कशिश कुछ सेकंड के लिए पोज हुई, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना कि यह गर्लफ्रेंड शब्द कैसे इस्तेमाल करना है। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं अगली बार तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो फिर तुम किससे कहोगे? कशिश ने कैजुअली पूछा। तो रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी कमर के आसपास लपेटते हुए उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मारिया है। हाँ हाँ, कशिश अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई और टाई फिक्स करने के बाद उसने उसे उसके कॉलर के अंदर एडजस्ट कर दिया। तुम मजाक करने में काफी अच्छे हो। कशिश ने उम्मीद नहीं की थी कि रणविजय फनी भी हो सकता है। उसकी बात सुनने के बाद कशिश ने उसके नाइट ड्रेस को देखा और फिर उसे ऊपर की तरफ जाने लगा, जिससे कशिश कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे एक बड़े से रूम में लेकर गया, और वहां इंटर करने के बाद उसने वहां से एक रिमोट कंट्रोल उठाया और एक बटन प्रेस किया। एक हल्का सा बजिंग साउंड वहां पर सुनाई दिया और कशिश ने अपना सर घुमाकर देखा तो उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आने लगी। पूरे रूम में रोशनी फैल गई थी और वो एक वॉकिंग क्लोजेट था जिसमें हर तरह के कपड़े थे, जैसे कि कैजुअल वेयर, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल ड्रेसेस, पार्टी गाउन्स, सीजन की स्टाइल वाले, और उसके साथ साथ उनके मैचिंग बैग्स, हेड सनग्लासेस और भी कई चीजें थी, और हर एक कशिश की प्रेफरेंस और पसंद के हिसाब से ही सिंपल और मगर एलिगेंट। तुम सुबह सुबह ज्यादा कपड़े पहना करो क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, दोबारा बीमार मत पड़ जाना, रणविजय ने उसे याद दिलाया। थोड़ी देर की हैरानी के बाद कशिश रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हमारा रिलेशनशिप डेटिंग का नहीं बल्कि मैं तुम्हारी शुगर बेबी हूँ। हाँ, क्या बोल रही हो तुम? मुझे ऐसा लगा रहा है कि मैं तुम्हारी शुगर बेबी हूँ। ये घर उसका था, वो कपड़े जो पहनने वाली थी वो उसके थे, शूज, ज्वेलरी, उसे किसी चीज को मांगने की जरूरत भी नहीं थी। मगर रणविजय को देखकर नहीं लग रहा था कि उसे खुद को कशिश का ये कहना पसंद आया। उसकी बहुत हल्की सी सिकुड़ गई और उसकी आवाज कोल्ड हो गई, मेरी कोई शुगर बेबीज नहीं थी, मैं बस एक कंपैरिजन बता रही थी, और उसके अलावा अगर तुम्हारी होती भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर रणविजय उसकी तरफ देखने लगा और शांत हो गया, शायद वो कुछ सीरियस सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी डिप आवाज स्लोली सुनाई दी, तो फिर तुम बन जाओ मेरी जिंदगी भर के लिए और मेरे साथ रहो। ये सुनकर कशिश ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी स्माइल थी, मगर कुछ बोली नहीं। वही रणविजय क्लॉक रूम के अंदर गया और कैजुअल आसपास देखने के बाद एक आउटफिट निकालकर उसे देते हुए बोला, इसे पहनो। ओके,
कशिश ने वो कपड़े बिना किसी हिचकिचाहट के ले लिया और अंदर चली गई बदलने के लिए। जल्दी ही कशिश पूरी तरह से तैयार होकर जाने के लिए बाहर आई। उसने एक डार्क ब्लू लॉन्ग ब्लेजर के साथ क्रॉप टॉप पेंट्स पहने हुए थे, जिसमें वो पावरफुल, फ्रेश और शार्प नजर आ रही थी। कशिश को रणविजय का टेस्ट कपड़ों में सचमुच बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा उसके लिए बेस्ट आउटफिट ही चुनता था, इसलिए उसे ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ती थी उस स्टाइल में फिट होने के लिए जो उसका नहीं था। एक परफेक्ट आउटफिट सचमुच आपको काफी कॉन्फिडेंट फील करवाता है। तुम्हारा टेस्ट सचमुच बहुत ही अमेजिंग है। कशिश अपने आप को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाई। वही रणविजय ने उसके कॉन्फिडेंस को देखा और वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसने कहा, हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें चुना। कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने नाश्ता किया? नहीं, अभी भी काफी जल्दी है, मैं कुछ हल्का नाश्ता बना देती हूँ। ऑलराइट। उन दोनों ने एक साथ नाश्ता किया और एक साथ ही नीचे उतरे। निशांत ने दूरी से देख रहा था। उसके बूस डोमिनेटिंग और सख्त और मिस कशिश कैपेबल मगर स्वीट। क्या परफेक्ट जोड़ी थी उनकी। रणविजय ने कशिश को उसके कंपनी के सामने छोड़ा और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर उतरने वाली थी, अचानक से रणविजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। क्या बात है? रणविजय आगे की तरफ झुका और जेटली उसके लिप्स पर किस कर लिया और दोबारा किस करने लगा। बार बार वो उसे किस कर रहा था और उसे जाने नहीं दे रहा था। कशिश बार बार उसके किस करने से कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, क्या कुछ हुआ है? रणविजय ने उसका फोरहेड कशिश के फोरहेड से लगाया और सॉफ्टली उसके गालों को सहलाने लगा। उसकी आवाज डिप और चार्मिंग थी मगर थोड़ी सी उदास भी। मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा। ये सुनकर कशिश हैरान हो गई। ये सुनकर कशिश थोड़ा हैरान हो गई और उसने पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं नाम लेना चाहता था इसका और ना ही इस वक्त इस बारे में बात करना चाहता हूँ। रणविजय ने कशिश को और भी टाइटली पकड़ लिया और अपना फोरहेड उसके फोरहेड से लगाने लगा, जैसे वो उसे जाने ना देना चाहता हो। कोई भी चीज़ जो आपको उदास करे उसे टॉपिक को कोई भी उठात नहीं है और कशिश ये बात बहुत अच्छे से समझती थी। कहाँ जा रहे हो तुम और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और शायद 1 हफ्ता लगेगा। ये सुनकर कशिश चुप हो गई। उसका दिल अचानक से भारी फील करने लगा। वह भी उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वो क्लियरली अपने इमोशन की इंटेंसिटी को फील कर पा रही थी। आज से पहले उसने ऐसा कभी फील नहीं किया था। उसके और हर्ष के 8 सालों के रिलेशन के दौरान वो अक्सर बिजनेस के लिए ट्रैवल करते थे, मगर वो कभी भी ऐसी फीलिंग को महसूस नहीं करती थी। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उसे खुद को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कितना डीपली इस आदमी से जुड़ चुकी है। तो फिर मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। उसकी आवाज़ जेंटल थी और उसका इम्पैक्ट जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। उसके बाद एक और किस, लेकिन इस बार पहले वाले की तरह जेंटल नहीं। इस बार वो इंटेंस और डोमिनेटिंग थी, मगर प्यार से भरी हुई। रणविजय की टंग आसानी से उसके दांतों से होते हुए उसके मुंह के अंदर जो चली गई और उसकी टंग उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रही थी। और कशिश ने भी रेसिस्ट नहीं किया, बल्कि इस बार वो खुद उसके इस एडवांटेज को एंजॉय करते हुए उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो लोग अलग हुए। गाड़ी में एक वार्म और थोड़ा ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर फैला हुआ था और उसके साथ साथ एक दबाया हुआ इमोशन भी। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें अलग होना था। तुम अब बाहर जाओ, आखिर में रणविजय ही बोला। उसे डर था कि अगर कशिश इसी वक्त गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो वो सिंपली उसे डायरेक्ट अपने साथ एयरपोर्ट ले जाएगा और अपने साथ उसे ऑस्ट्रेलिया भी ले जाएगा। सैफली जाना। ओके, रणविजय मुस्कुराया। जेटली उसके सिल्की बालों को सहलाया और फिर उसे गाड़ी का दरवाजा खोलकर जाते हुए देखता रहा। जब रणविजय ने तकरीबन 9 बजे ये कहते हुए मैसेज आखिरी बार भेजा कि उसने फ्लाइट बोर्ड कर ली है, तो कशिश का मूड उसके बाद और भी खराब हो गया। रितिका पूरे दिन बहुत ही ज्यादा बिजी थी, या तो लोगों से सोशलाइज होने में या फिर अपने ऑफिस में बैठकर ढेर सारे काम के बोझ को संभालते हुए, और वही कशिश से अपना वाइट लैब कोट पहने हुए नए प्रोडक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी कंपनी के लैब में बार बार। लंच टाइम से पहले वो लैब से थोड़ी देर के लिए बाहर आई और जैसे ही वो ऑफिस में इंटर हुई, रितिका भी उसके पीछे पीछे बहुत ही जोरदार आवाज के साथ उसके ऑफिस में आई। चलो कशिश, आज लंच पर चलते हैं जो कल हमने मिस कर दिया था। उसकी बातें बिल्कुल एक रैपिड गनफायर की तरह निकल रही थी, जिसमें मना करने या फिर हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं थी। तुम बस एक लंच को लेकर इतनी बड़ी डील क्यों क्रिएट कर रही हो? भले ही हम लोग कितने भी बिजी हो, हमें खाना तो खाना पड़ेगा ना। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, तुम्हें पता है।
यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसका टेस्ट काफ़ी है अच्छा है, मैंने सुना, चलो वहाँ चलकर ट्राई करते हैं। रितिका बातें करते हुए जा रही थी जबकि कशिश ड्राइविंग कर रही थी। काफ़ी लंबा वक्त हो गया है जब हम दोनों एक साथ इस तरह निकल रहे हों और अब तो हमसे कंपनी में काम भी करते हैं, मगर फिर भी दिन में एक दो बार ही खुद से मिल पा रहे हैं, ये सचमुच बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। रितिका ने एक फ्रस्ट्रेटेड गहरी सांस छोड़ी तो कशिश को भी ऐसा ही लगा और उसने कहा, हाँ, अब हम बड़े हो गए हैं और हमारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस उम्र में हैं जहां हमें खुद के लिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ओह राइट, मुझे अभी अभी याद आया, इंपीरियल कॉलेज का जो सेंट्रलाइज्ड सेलिब्रेशन था वो आने वाला है, चलो एक साथ चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया जब हमने सबको देखा हो, देखते हैं कि सब कैसे हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्या मेरा कॉलेज क्रश बदल गया होगा। ये सुनकर कशिश हल्के से मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि रितिका ने यह बात कितनी कैजुअल तरीके से कही थी। इंपीरियल इंटरनेशनल कॉलेज, सबको पता था कि इंपीरियल इंटरनेशनल कॉलेज मुंबई का सबसे बड़ा और देश का एक जाना माना इंस्टीट्यूट था। उसकी यूनिक एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रांग फैसिलिटी और उसके काफ़ी ज़्यादा कंप्रोगेसिव और अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन की वजह से कई प्रेस्टीजियस फैमिली की वो टॉप चॉइस होती थी। ये जो सैनिटाइल सेलिब्रेशन था इंपीरियल इंटरनेशनल कॉलेज का, वह डेफिनेटली उनके कई सारे पुराने इंपीरियल कॉलेज के क्लासमेट्स के साथ ही इन्वॉल्व होगा और रितिका जानबूझकर इस सब्जेक्ट को अवॉइड कर रही थी, मगर कशिश इस बात को ना समझ पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कशिश कुछ सेकंड के लिए शांत रही और ऋतिक ने उसकी तरफ अपनी भौहों आपस में सिकुड़ कर देखते हुए कहा, कशिश, हम इस शहर में बड़े हुए हैं और पूरे स्कूल में हमारे कई दोस्त थे और कॉलेज में भी, तुमने सचमुच कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए उनसे भागने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। इस बारे में ज़्यादा सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, रितिका ने कहा। जिसकी वजह से कशिश हंसते हुए बोली, वैसे अगर तुम्हारे क्रश की बात की जाए रितिका, तो क्या तुम मृत्युंजय की बात नहीं कर रही थी? ये सुनकर रितिका ने कुछ नहीं कहा। वो तो बेंगलुरु में रहता है राइट, क्या वो आएगा? वो डेफिनेटली आएगा। सेलिब्रेशन में कई ऐसे लोग आएंगे जिनसे इस तरह मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। जिस रेस्टोरेंट में वो लोग आए थे वो अभी अभी खुला था और उसकी प्रमोशन काफ़ी अच्छे से की गई थी, इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ वाला था। रितिका ने पहले से ही रिजर्वेशन किया हुआ था, इसलिए वो दोनों स्ट्रेट अपने टेबल पर गए। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया था, एक और इंसान उनके बगल में आ गया। कशिश, तुम भी यहाँ पर खाना खाने आई हो? कशिश ने आवाज़ सुनकर ऊपर देखा तो कियारा उसे अपनी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई दिखाई दी। वो नकली लुक। कशिश ने अपना सर दूसरी तरफ घुमाया और सामने देखा और जैसा कि उसने सोचा था, उसने हर्ष को देखा जो उनकी तरफ ही आ रहा था। उसने एक सार्कास्टिक स्माइल दिया और हर्ष को अपनी तरफ आता हुआ देखने लगी। कशिश, हर्ष ओब्वियसली हैरान था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो कशिश को यहाँ देखेगा और वही कशिश से उन्हें एक्नॉलेज नहीं करने वाली है। ये देखकर कियारा ने हर्ष की तरफ थोड़ी उदासी के साथ अपने लिप्स बाइट करके देखते हुए कहा, सिस, हमारी फैमिली ने एक प्राइवेट रूम डिनर के लिए बुक किया है, 2 दिनों बाद दादी माँ उम्मीद कर रही है कि तुम ज्वाइन करोगी। इतना कहकर कियारा रुक गई और उसे चिंता थी कि कशिश मना कर देगी, इसलिए वो तुरंत आगे बोली, शायद वो लोग कंपनी के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कशिश, दादाजी ने कुछ सालों पहले तुम्हें काफ़ी सारे शेयर्स दिए थे और उनको उम्मीद करेंगे कि तुम कंपनी के मामलों में थोड़ी दिलचस्पी लो। ये सुनते ही कशिश का चेहरा अचानक डार्क हो गया और उसने कहा, तुम लोग हो ना, कंपनी को देखने के लिए मुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर और कोई काम नहीं है तो हट जा मेरी नज़रों के सामने से। ये सुनकर कियारा अंदर अंदर गुस्से में पागल हो रही थी, मगर उसे अभी भी अच्छा बनने का नाटक करना था। सिंह, सच में मैं उम्मीद करूंगी कि तुम आओ, आफ्टर ऑल हम फैमिली हैं। क्या तुम यहाँ बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आए हो? कशिश ने गुस्से में कहा और अपना चम्मच टेबल पर पटक दिया। कशिश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों की नज़रें अपने आप उन पर चली गई। कशिश के इस बिहेवियर से कियारा ने हल्का डरने का नाटक किया और हर्ष के नज़दीक जाकर खड़ी हो गई। हर्ष ने तुरंत कियारा के सामने आते हुए उसे अपने पीछे खड़ा किया और उसे शील्ड करने लगा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा था, मगर उसकी आंखों में जो लुक था उसकी वजह से कशिश को उल्टी आ रही थी। जिस तरीके से वो कियारा को देख रहा था जैसे वो कोई मासूम बकरी का बच्चा हो और कशिश कोई शैतान चुड़ैल और खतरनाक औरत। कियारा, चलो यहाँ से। हर्ष जानता था कि कशिश अभी भी गुस्सा आया है और यहाँ रहने से सिर्फ चीज़ बिगड़ेंगे ही, कुछ बेहतर नहीं होगा।
कियारा ने कशिश का फैंसी मगर बिना ब्रांड वाला आउटफिट देखा जिसमें वो काफी अच्छी लग रही थी। जब हर्ष की नजरें शिफ्ट हुई तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कशिश के सामने रखे हुए चाय के कप को गिराने के लिए, मगर एक हाथ और दूसरी तरफ टेबल से आया और ठीक टाइम चाय का कप छीन लिया और बिल्कुल ऑलमोस्ट सिंक में कशिश ने कियारा की कलाई पकड़ ली। अचानक हर्ष को अपने पैरों पर कुछ गर्म महसूस हुआ। नीचे देखने पर उसने देखा कि रितिका ने खाली चाय का कपड़ा पकड़ा हुआ है और उसके चेहरे पर शोक साफ नजर आ रहा है। ओ माय गॉड, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वही रितिका सचमुच अपने इंटेंशन छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही थी। अचानक से रितिका का चेहरा डार्क हो गया और उसने खड़े होते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फिर उसने कशिश की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, फनी ना कशिश, मुझे लगा कि मेरा नाटक काफी हद तक कियारा जैसा ही था, तो ये रिजल्ट क्यों इतने अलग हो गए? ये सुनकर कशिश भी सार्कास्टिकली हंसी। उसने कुछ नहीं कहा था मगर उसकी पकड़ कियारा की कलाई पर मजबूत हो गई। कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे इसी वक्त कशिश उसका हाथ तोड़ देगी। आउच! जितना वो स्ट्रगल कर रही थी उतना उसे दर्द हो रहा था और जितना ज्यादा वो स्ट्रगल कर रही थी उतना कशिश की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत होती जा रही थी, जब तक वो दर्द के मारे वो चीखी नहीं। ये सुनते ही हर्ष उस तरफ बढ़ा और उसकी भौहें आपस में और भी डिपली आपस में सिकुड़ गई। कशिश, क्या कर रही हो तुम? कशिश ने उसे सार्कास्टिक लुक दिया और धीरे से एक और चाय का कप उठाते हुए वो चाय का कप गिरने लगी। अगर तुम्हें ज्यादा ही प्यास लगी है तो बोलो ना, यह कोई सूखा रेगिस्तान नहीं है जहां तुम प्यास के मारे मर जाओ। ये सुनकर अचानक हर्ष को रियलाइज हुआ कि कियारा ने प्रॉब्लम शुरू की है। उसने कियारा की तरफ देखा तो थोड़ा बेचैन फील करते हुए कियारा ने जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैं बस प्यास लगी थी। अगर तुमने ये थोड़ी देर पहले किया होता तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता, कशिश ने कोल्डली कहा और वहां खड़े हुए उसकी नजरें बहुत ही खतरनाक थी। कशिश, हर्ष की आवाज सख्त थी। उसने ऑलरेडी कियारा के ऊपर 2 बार चाय गिरने हुए कशिश को देखा था। क्या वो फिर से ऐसा करने वाली है? मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय निकाल देती हूँ। हर्ष को इग्नोर करते हुए कशिश ने चाय के कप में फिर गर्म चाय भरी और उसे ले जाकर कियारा के मुंह के पास पकड़ा। वो चाय बहुत ही ज्यादा गर्म थी मगर कशिश कुछ सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाई। उसकी ग्रिप कियारा की चिन पर मजबूत हुई और उसने वो गर्म चाय स्ट्रेट उसके मुंह में डालना शुरू कर दी। कियारा के डेलिकेट लिप्स तुरंत जलने लगे जिसकी वजह से काफी दर्द हो रहा था। कियारा उसे रोकना चाहती थी मगर मुंह खोलने की वजह से चाय और भी तेजी से अंदर जा रही थी। उसकी टंग नम हो गई थी एक शार्प दर्द की वजह से और गर्म चाय कियारा के गले के नीचे उतर रही थी। ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। जब तक हर्ष समझ पाता या फिर रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही कशिश ने ऑलरेडी चाय का कप खाली करके नीचे रख दिया था। यह एक क्रूएल एक्ट था मगर पता नहीं क्यों मगर कशिश ये करते वक्त काफी एलिगेंट लग रही थी। वो लोग खिड़की के पास बैठे हुए थे और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे 2 दोस्त बहुत ही अफेक्शनेटली किसी तीसरी दोस्त को चाय पिलाने में मदद कर रही हैं। फिर कशिश ने अपना सर घुमाया और अपने चेहरे पर एक रिलैक्स स्माइल के साथ पूछा, और चाहिए? और फिर उसने टीपॉट उठाते हुए उस टेबल के एज पर रखते हुए कहा, बहुत सारे चाय रखी हैं यहाँ पर, अगर इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए तो मैं वेटर से कहकर और मंगवा दूंगी, बिल्कुल फ्रेश। कियारा का मुंह चाय की वजह से जल गया था जो बहुत ही बुरा दिख रहा था। उसने अपना मुंह टाइटली बंद कर लिया और गुस्से और नफरत में कशिश की तरफ घूर कर देख रही थी जैसे इसी वक्त वो उसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहती हो। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो ये सब बार बार उसके साथ करे। कियारा की खतरनाक नजरों को इग्नोर करते हुए कशिश ने अपना सर हल्का सा टिल्ट करते हुए पूछा, तो और भी चाहिए तुम्हें? हर्ष ने कियारा को तुरंत अपनी बाहों में छुपा लिया और कशिश को कोल्ड नजरों से देखते हुए बोला, कशिश तुम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हो। कशिश हल्के से हंसी और बिना किसी एक्सप्रेशन के चेयर पर बैठ गई और एक साफ कप में अपने लिए चाय निकाला और खिड़की के बाहर देखते हुए उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करने लगी। कियारा, हॉस्पिटल जाते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। हर्ष की जेंटल टोन कंप्लीटली उससे अलग थी जिसका इस्तेमाल उसने अभी अभी कशिश से बात करने के लिए किया था। कियारा रोने लगी। उसकी सॉफ्ट आवाज हर्ष के कानों तक पहुंच रही थी जिसकी वजह से उसका दिल काफी दुख रहा था। अनफॉर्चुनेटली कियारा इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही वो पब्लिक में कशिश के साथ झगड़ा कर सकती थी। कशिश को देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ना पड़ता हो, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी।
कशिश को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर कियारा यहाँ पब्लिक में झगड़ा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गाड़ी में बैठते हुए कियारा फाइनली तेज आवाज में रोते हुए बोली, हर्ष, बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? क्यों मेरी बहन अब एक अलग इंसान बन गई है? वो पहले ऐसी नहीं थी। हर्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि कशिश सचमुच बदल गई है। जिस कशिश को वह जानता था वह कभी भी फायदे या नुकसान को लेकर कोई तमाशा नहीं करती थी। भले ही वो कभी कभी कियारा को परेशान करती थी, लेकिन उसे पता था कि उसे छुपाना कैसे है। लेकिन अब वो तो उनसे छुपाने की भी कोशिश नहीं करती। मैं उससे बात करूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा तो वो दोबारा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचे जाएगी। वही एक बिजी दोपहर के बाद कशिश बेचैनी से अपने काम के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जहां तक उसका अंदाजा था, और जब तक वो काम खत्म करके घर पहुंचेगी रणविजय पक्का ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर गया होगा। काम, डिनर और शावर के बाद भी अभी तक कोई ही रणविजय की तरफ से मैसेज नहीं आया। वो लगभग एक हफ्ते तक उससे दूर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला है। इस बारे में सोचकर ही कशिश ने एक गहरी सांस छोड़ी। उनका रिलेशनशिप शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वो दूसरे देश में चला गया। अपना घर ठीक ठाक करने के बाद कशिश ने रणविजय को कॉल किया, मगर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ था। कशिश ने सिंपली टीवी ऑन किया और कंफर्टेबली सोफे पर बैठकर एंटरटेनमेंट शो देखने लगे। उसकी पीआर कंपनी कई सारे सेलिब्रिटीज के लिए काम करती थी और स्पॉटलाइट ब्यूटी भी करंटली एक सेलिब्रिटीज बुक्स पसंद को ढूंढ रही थी। भले ही उन्होंने वैभव को शॉर्टलिस्टेड कर दिया था, मगर उसका कोलैबोरेशन उनकी कंपनी के साथ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। इसलिए अगर किसी भी हालत में वैभव उसके साथ उनकी कंपनी काम नहीं करता है तो उसे एक और सूटेबल कैंडिडेट को दिमाग में रखना होगा। वो इस वक्त की सबसे पॉपुलर स्टार को ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसके बदले उसे कियारा नजर आई, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगा। कियारा ने रिसेंटली एक बड़ी फिल्म प्रोडक्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और एक लॉन्ग टर्म एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मल्होत्रा ग्रुप के साथ साइन किया था, और एक बड़ी ज्वेलरी ब्रांड का एंडोर्समेंट भी साइन किया था जो रावत परिवार के अंदर आता था। लगा रहा था कि कियारा का करियर रिसेंटली बहुत ही ऊंचाई पर जा रहा है। जैसे ही कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी, कॉफी टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजा। उसने जल्दी से उठाया और जैसे ही उसने कॉलर आईडी देखी, उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई, मगर फिर भी उसने कॉल कट कर दिया। वही रणविजय जो अभी अभी प्लेन से उतरा था और गाड़ी में बैठा था। जैसे ही कॉल दूसरी तरफ से कट हुआ, उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। क्या वो सो गई है? लेकिन कॉल तो काफी जल्दी कट हो गया। कुछ सेकंड तक अपने फोन की तरफ देखते रहने के बाद उसने कल सुबह उसे दोबारा फोन करने का डिसाइड किया, जब अचानक उसका फोन दोबारा बजने लगा। वो एक वीडियो कॉल था, जिसे देखते ही रणविजय का चेहरा तुरंत रिलैक्स हो गया और उसने अपनी लंबी उंगलियां से स्क्रीन को स्वाइप करते हुए कॉल उठा लिया। उसे दूसरी तरफ से उस लड़की का खूबसूरत चेहरा अपनी फोन की स्क्रीन पर दिखाई दिया। क्या तुम अभी अभी प्लेन से उतरे? एक जानी पहचानी स्वीट आवाज दूसरी तरफ से ब्राइटली उसे सुनाई दी। हाँ, रणविजय ने सॉफ्टली जवाब दिया और उसकी आंखें सामने बैठी लड़की के चेहरे पर टिकी हुई थी। कशिश रणविजय की थकावट देख सकती थी, जिसकी वजह से उसे काफी बुरा लगा और उसने कहा, तो फिर तुम्हें होटल जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहिए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद रणविजय ने अपनी डीपी आवाज में स्लोली पूछा, क्या तुमने मुझे मिस किया? कशिश से कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर थोड़ा शर्माते हुए बोली, तुम तो एक दिन से भी कम वक्त के लिए यहाँ नहीं हो तो। मगर मैंने तुम्हें मिस किया, रणविजय ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जब से तुम गाड़ी से उतरी हूँ मैं तब से ही तुम्हें मिस कर रहा हूँ। कशिश कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था एम्बारसमेंट की वजह से, और उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, यही तो तुम्हारा चार्म है। रणविजय की यह बात सुनकर कशिश को लगभग खांसी आने लगी और उसे नहीं पता था कि वो जवाब कैसे दे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जब वो तुम होटल पहुंचो तो ठीक से खाना खा लेना। ओके, मैं अगले कुछ दिनों तक बिजी रहने वाला हूँ काम में, इसलिए अपना ध्यान रखना और मेरे वापस आने का इंतजार करना। ओके। कशिश की चिन उसके घुटनों पर थी और वो रणविजय की डिप और अच्छी आवाज सुनते हुए हाँ में सर हिला रही थी। भले ही उनकी बातें खत्म हो गई थी, मगर दोनों में से किसी ने फोन कट नहीं किया। वो दोनों चुपचाप साइलेंटली काफी लंबे वक्त तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे,
जब फाइनली कशिश ने शर्माते हुए चेहरे के साथ कॉल कट कर दिया और उसके बाद अपने फ़ोन को लिए हुए अपने बेडरूम में चली गई। वो जानती थी कि ऑस्ट्रेलिया और यहाँ के बीच में काफ़ी बड़ा टाइम डिफरेंस है। रणविजय ने काफ़ी ज़्यादा आराम नहीं किया है और उनका टाइम डिफरेंस अगले कुछ दिनों तक चलने वाला है, इसलिए वो लोग इस दौरान एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे ठीक से। एयरपोर्ट पर कशिश को सुबह सुबह रितिका एयरपोर्ट लेकर पहुंच गई थी। वैभव देश वापस लौट रहा था। यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी सीक्रेटिव थी, मगर फिर भी कुछ फैंस को ये खबर लग चुकी थी और वो लोग अपने सुपरस्टार से मिलने के लिए वहां पहुंच गए थे। मगर वहां पर और सैकड़ों फैंस थे जिन्होंने भीड़ लगाई हुई थी और सिक्योरिटी को काफ़ी टाइट करना पड़ा ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां एक एनर्जेटिक यंग लड़कियों थी, कुछ एक्साइटेड होकर वैभव का नाम चिल्ला रही थी, कुछ लाउडली अपने प्यार का इजहार कर रही थी और कुछ तो ऑन द स्पॉट रोना शुरू कर चुकी थी। कई सारे हाथ जिनमें फूल, टेडी बियर्स और भी कई सारे गिफ्ट थे वो सेंटर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कशिश को रिग्रेट हो रहा था कि उसने आज एक्स्ट्रा कोट नहीं पहनना, उसे सिचुएशन का डर नहीं था, लेकिन अगर वो सचमुच आगे वैभव से मिलने गई या फिर उससे बात की तो पक्का ये फैंस का ग्रुप सबसे पहले उसे पिट डालेगा। वो सीन बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था और वो सारे फैंस की भीड़ बीच में चल रहे इंसान के पीछे पीछे बढ़ रही थी। बीच में चल रहा इंसान काफ़ी फिट और लंबा था, जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, उसके फीचर्स शार्प थे और कई सारे असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो एक्सप्रेशनलेसली फोटोज और फैंस के साथ पोज भी दे रहा था, बीच बीच में जो अपना कैमरा और फोनस लेकर उसके साथ फोटो खींचना चाहते थे। तभी यह इतना बड़ा मूवी स्टार बन गया है, इसका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है, रितिका ने दांत पीसते हुए कहा। और जब कशिश ने अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वह ऑलरेडी गायब हो चुकी थी। वो रितिका को ढूंढ रही थी, मगर रितिका ऑलरेडी फैंस की भीड़ में घुस चुकी थी और स्ट्रेट उस तरफ जा रही थी जहां वैभव था। कशिश को ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। रितिका ने ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। आफ्टर ऑल वो एक रिच यंग लेडी थी जो बचपन से ही पैम्पर हुई थी और उसकी ताकत इन पागल फैंस के मुकाबले कुछ भी ही नहीं थी। आगे बढ़ने और धक्का मुक्की के चक्कर में रितिका जमीन पर गिर गई। केयरफुल केयरफुल, कोई गिर गया है, हिला बंद करो। सिक्योरिटी गार्ड्स जो बाहर थे वो तुरंत चिल्लाए, मगर सारे पागल फैंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि उनकी बजाय सबसे पहले वैभव रुका जो बीच में था। उसने कोल्ड नजरों से उन फैंस को देखा जो उसके एक कोल्ड आवाज पर रुक गए। कोई गिर गया है, क्या किसी ने नोटिस नहीं किया? क्यों दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है यहाँ पर? वैभव की आवाज़ डिप और सेक्स थी और उससे ज़्यादातर उसके फैंस फ्रीक आउट करने लगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों मुझे इतना पसंद करते हो, मगर यह खतरनाक हो सकता है। शायद आप लोगों को अब मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। वैभव के असिस्टेंट ने ये सारी बातें सुनकर अपने फोरहेड को दबाया। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था जिसका हैंडसम चेहरा था और उसके अंदर एक्टिंग की नेचुरल टैलेंट भी थी, मगर उसका गुस्सा और पर्सनैलिटी एक सेलिब्रिटी को सूट नहीं करता था। एवरीवन, वैभव की बात का मतलब है कि प्लीज़ अपनी सेफ्टी को लेकर केयरफुल रहिए। अगर आप लोगों को उसकी वजह से चोट लग गई तो उसे काफ़ी बुरा फील होगा। आप नहीं चाहते कि आपका सुपरस्टार चिंता करे, तो प्लीज़ आप लोग खुद को संभालिए, ओके? असिस्टेंट में आगे आते हुए उस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभालते हुए कहा। तो फैंस ने फाइनली हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हम समझ गए। इस पॉइंट पर रितिका ऑलरेडी खड़ी हो गई थी और वो वैभव के पास पहुंची और उसे एक बिजनेस कार्ड देते हुए कहा है, मैं स्पॉटलाइट ब्यूटी की जनरल मैनेजर हूं, क्या हम बात कर सकते हैं? मगर वैभव ने उसकी तरफ देखा नहीं, बल्कि वो कशिश की तरफ देख रहा था जो उनकी तरफ ही आ रही थी। सॉरी वैभव, इस वक्त किसी भी एंडोर्समेंट डील के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मगर वैभव के असिस्टेंट उनकी बात बीच में ही रुक गई, क्योंकि वैभव ने उसे रोका और फिर मुड़कर कशिश को देखने लगा जो कदम बढ़ाते हुए ऋतिक की तरफ आ रही थी। रितिका, क्या तुम ठीक हो? रितिका ने हाँ में सर हिलाया। कशिश ने वैभव की तरफ देखा और चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगी, जिसे देखकर वैभव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फाइनली उसने कृतिका की तरफ देखते हुए कहा, आप चाहती हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट को एंडोर्स करूं, राइट? यस, ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं। वैभव के सारे असिस्टेंट शॉक हो गए थे, लेकिन वैभव ने उन्हें कोल्ड नज़र से देखा तो वह सब चुप हो गए। जो एक लंबी और कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन होने वाली थी वो एयरपोर्ट के बाहर ठीक उनकी गाड़ी में हो गई। वैभव की कंडीशन थी कि उसके एजेंट के एब्सेंस में जो किसी काम में बिजी था, कशिश उसकी एजेंट होगी। और थोड़ी देर सोचने के बाद कशिश मान गई, क्योंकि रितिका और उसकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मौका था।
वापस घर जाते वक्त रितिका लगातार कशिश की तरफ देखे जा रही थी। कशिश के सर में दर्द हो रहा था मगर फिर भी वो चुप थी, लेकिन रितिका की नज़रों को अवॉइड नहीं कर पाई और फाइनली उसने पूछा, क्या कहना चाहती हो तुम? रितिका मुस्कुराई और कंधे उचकाते हुए उसने पूछा, तुम वैभव से कब मिली? कशिश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं उसे तब से जानती हूँ जब हम बच्चे थे। कशिश की यह बात सुनकर रितिका खांसने लगी और सीधी बैठ गई और उसने सामने रोड की तरफ देखते हुए अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, वो रविंद्र अंकल का पोता है, राइट? कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे मुंह से उसका नाम पहले सुना था मगर मैं कभी पर्सनली उससे मिले नहीं। एनीवे, तुम मेरी लकी स्टार रहो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, मैं अब फाइनली रिलैक्स हो सकती हूँ। चलो कल रात को सारे कलीग्स को इकट्ठा करते हैं एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए। वो इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और अभी वापस कंपनी चलते हैं और एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करवाते हैं। किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए वैभव के साथ एंडोर्समेंट डील को बहुत ही शांति से कंप्लीट किया गया। इस वक्त स्पॉटलाइट ब्यूटी के कॉन्फ्रेंस रूम में बस कशिश और वैभव ही थे। तुम्हारा मेन पर्पज क्या है देश वापस लौटने का? कशिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने बैठे हुए हैंडसम मगर कोल्ड चेहरे को देखते हुए पूछा। हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए, बी सीरियस। ये सुनकर वैभव हंसते हुए बोला, तो फिर करियर डेवलपमेंट के लिए वापस आना कैसा रहेगा? ये सुनकर कशिश ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तो तुम वापस आ गए हो तो कौन सा शो मिला तुम्हें? वैभव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, बस एक एससीआईफी मूवी है, वो इस वक्त बहुत ट्रेडिंग में है। तो कशिश इससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुई और खड़े होते हुए बोली, अपने असिस्टेंट को अपना शेड्यूल मुझे भेजने के लिए कहो, मैं चीजें सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम इसी तरह जा रही हो? तुम्हारी मेहरबानी से मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो सेटल करनी है। ये सुनकर वैभव मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, मैं तुम्हें और किसी चीज की चिंता नहीं करने दूंगा वरना तुम्हारी खूबसूरती खराब हो जाएगी। ये सुनकर कशिश ने एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहा, थैंक्स। वो जैसे ही जाने वाली थी वैभव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम्हारा हर्ष मल्होत्रा के साथ ब्रेकअप हो गया है? कशिश के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही मेरे पर्सनल मामले में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो? वैभव के एक्सप्रेशन भी खराब हो गए और उसने पूछा, क्या तुम इस जगह को छोड़कर जाना चाहती हो? मगर कशिश ने कोई जवाब नहीं दिया और कशिश की चुप्पी देखकर वैभव और बेचैन होने लगा और उसने पूछा, तुम कितने वक्त तक यहाँ रहना चाहती हो? कुछ चीजें हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। इतना कहने के बाद कशिश उसके बगल से होकर निकल गई। वैभव अभी अभी ब्रेक से लौटा था इसलिए उसके पास पहले कुछ काम नहीं था। अगले कुछ दिनों तक कशिश ने उसका शेड्यूल चेक किया और उसे उसकी एससीआईफी मूवी के कैरेक्टर लिस्ट में एक जाना पहचाना नाम दिखाई दिया, कियारा सक्सेना। ऑफ कोर्स कियारा लीड एक्ट्रेस नहीं थी, वो बस एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो प्यार के लिए पागल हो जाता है और आखिर में उसका दुश्मन बन जाता है क्योंकि वो आदमी को हासिल नहीं कर पाई तो उसे खत्म करने की कोशिश कर लेती है और हजारों सालों तक सजा भुगतती है। उस कैरेक्टर के आउटलाइन को देखकर कशिश अपने आप को सार्कास्टिकली हंसने से रोक नहीं पाई। ये रोल कियारा की पर्सनैलिटी को पूरी तरह से सूट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।